नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरपी टेक्निकल स्टडी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का ऑनलाइन टेस्ट नंबर 36 के बारे में। 35 पहले अपलोड हो चुके हैं, उनको भी देख लेना अगर अभी तक नहीं देखे हो तो यह हमारी सीरीज चल रही थी 3000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की, जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है सभी टेक्नीशियन एग्जामों के लिए। जैसे दिल्ली मेट्रो, टेक्निकल हेल्पर, यूपीपीसीएल, जयपुर मेट्रो आदि सभी टेक्नीशियन एग्जामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए, जिससे कि आगे के सभी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अपन ने 876 तक के क्वेश्चन देख लिए थे। आज बात करेंगे आगे के क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चन नंबर 877 है, वह संरक्षी युक्ति जो निर्धारित धारा मान के 1.5 गुने मान पर 4 घंटे बाद तक भी परिपथ को नहीं खोल पाती है, वह कौन सी युक्ति है? एचआरसी फ्यूज, कार्ट्रिज फ्यूज, परिपथी नियोजक या पुनः तार स्थापन फ्यूज। चलो बताओ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को करेक्ट आंसर बताना है। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, जल्दी से बता दीजिए क्या होगा। और सभी दोस्तों एक बार लाइक शेयर कर देना है सभी को। जल्दी बताओ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा परिपथ वियोजक। क्या होता है? परिपथ वियोजक, जिसे सर्किट ब्रेकर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्किट ब्रेकर। चलिए अगला क्वेश्चन दे रखा है, अगर किसी ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग को डीसी सप्लाई के साथ जोड़ा जाता है तो क्या होगा? यदि किसी ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग को डीसी सप्लाई से जोड़ दिया जाएगा तो ट्रांसफार्मर में क्या होगा? ऑप्शन दे रखा है, ट्रांसफार्मर कम क्षमता के साथ काम करेगा, बी है ट्रांसफार्मर अधिक क्षमता के साथ काम करेगा, सी है ट्रांसफार्मर ऑपरेशन पर असर नहीं पड़ेगा, और डी दे रखा है ट्रांसफार्मर से धुआं निकलने लगेगा और जलने लगेगा। चलो बताओ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताना है क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रांसफार्मर से धुआं निकलने लगेगी और जल जाएगा। ट्रांसफार्मर क्या हो जाएगा? जल जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति स्विच की भांति कार्य नहीं करती है? इनमें से कौन सी युक्ति है जो स्विच के भांति कार्य नहीं कर सकती है? डायोड, ट्रांजिस्टर, ट्रांसफार्मर या आईसी। चलो बताओ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। इनमें से कौन सी युक्ति स्विच की भांति कार्य नहीं कर सकती है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रांसफार्मर। यह स्विच की भांति कार्य नहीं कर सकती है, जबकि आईसी भी कर सकती है, डायोड भी कर सकता है और ट्रांजिस्टर भी कर सकता है। अर्थात इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दे रखा है, प्रत्यावर्तक द्वारा उत्पन्न विद्युत शक्ति की तरंग आकृति कैसी होती है? अल्टरनेटर द्वारा उत्पन्न विद्युत शक्ति की आकृति किस प्रकार की होती है? तरंग आकृति वर्गाकार, त्रिभुजाकार, ज्यात तरंग या पल्सेटिंग डीसी। चलो बताओ क्या होगा। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताना है सभी को क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। जल्दी जल्दी कमेंट करो क्या होगा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्यात तरंग। किस प्रकार की होती है? ज्यात तरंग प्रकार की। अगला क्वेश्चन दे रखा है, सीरीज रेगुलेटर में लाइन धारा स्थिर रहती है। सीरीज रेगुलेटर में लाइन धारा स्थिर रहती है स्थिर इनपुट वोल्टता के लिए, स्थिर लोड धारा और स्थिर इनपुट वोल्टता के लिए, स्थिर लोड धारा के लिए या स्थिर लोड प्रतिरोध के लिए। चलिए बताइए किसके लिए लागू स्थिर होती है लाइन धारा सीरीज रेगुलेटर में। चलो बताओ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। और सभी दोस्त एक बार लाइक जरूर करना, लाइक कर दो फटाफट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्थिर इनपुट वोल्टता के लिए। किसके लिए लाइन धारा स्थिर रहती है? स्थिर इनपुट वोल्टता के लिए। राइट आंसर होगा ये। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दे रखा है, सरणि वोल्टेज नियामक परिपथ में जीनर डायोड प्रयोग करने का उद्देश्य क्या होता है? सरणि वोल्टेज नियामक परिपथ में जीनर डायोड का उपयोग करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? निवेश वोल्टेज को नियमित करना, श्रेणी पास ट्रांजिस्टर की बेस बाइस को नियमित करना, भार धारा को सीधे ही नियमित करना या एमीटर धारा को नियमित करना। चलो बताओ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या होगा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा
श्रेणी पास ट्रांजिस्टर के बेस बायस को नियमित करना ही जीनर डायोड का मुख्य उद्देश्य होता है श्रेणी वोल्टेज नियामक परिपथ में। अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक शेडेड पोल मोटर में शेडिंग कॉइल्स का उपयोग किस लिए किया जाता है? वाइंडिंग हानि को कम करने के लिए, घर्षण हानि को कम करने के लिए, घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र उत्पादन करने के लिए, या स्पार्किंग के विरुद्ध सुरक्षा के लिए। तो किसके लिए शेडिंग कॉइल्स का उपयोग किया जाता है शेडेड पोल मोटर में? चलो बताओ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट करके बताना है सभी को क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र उत्पादन करने के लिए शेडिंग कॉइल्स का उपयोग किया जाता है शेडेड पोल मोटर में। अगला क्वेश्चन दे रखा है, आईजीबीटी की धारा वहन क्षमता क्या होती है? इंटीग्रेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर की धारा वहन क्षमता कितनी होती है? 100 मिली एम्पियर से 1 एम्पियर, 1 एम्पियर से 10 एम्पियर, 10 एम्पियर से 50 एम्पियर, या फिर 100 एम्पियर से 100 एम्पियर। चलिए बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कितनी होती है धारा वहन क्षमता आईजीबीटी की? जल्दी से बताना है सभी को क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 से 50 एम्पियर होती है इसकी धारा वहन क्षमता। कितनी होती है? 10 से 50 एम्पियर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, किसी फ्लोरोसेंट ट्यूब के लैंप में स्ट्रोबोस्कोप प्रभाव को रोका जा सकता है? स्ट्रोबोस्कोपिक प्रभाव को किसके द्वारा रोका जा सकता है? 40 वाट की सीरीज में चौक के साथ दो 20 वाट के लैंपों के द्वारा, दो ट्यूब लाइटों को लेग लीड सर्किट के रूप में समानांतर जोड़कर, या उच्च वैल्यू रेंज के कैपेसिटर को जोड़कर, या थर्मल प्रकार के स्टार्टर का प्रयोग करके। तो चलिए बताइए स्ट्रोबोस्कोपिक प्रभाव को किस प्रकार से रोका जा सकता है? जल्दी कमेंट करना है सभी को, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जल्दी से बताओ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, जल्दी करो। स्ट्रोबोस्कोपिक प्रभाव को किस प्रकार से रोका जा सकता है फ्लोरोसेंट लैंप ट्यूब में? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दो ट्यूब लाइटों को लेग लीड सर्किट के रूप में समानांतर जोड़कर ही क्या किया जाता है? इसको रोका जाता है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, प्रेरण मोटर में क्राउलिंग किसके कारण होती है? क्राउलिंग का मुख्य कारण क्या है, क्यों होती है क्राउलिंग? उच्च लोड के कारण, कम वोल्टेज आपूर्ति के कारण, या मोटर में विकसित हार्मोनिक्स के कारण, या ए व बी दोनों? चलो बताओ किस कारण से क्राउलिंग होती है? जल्दी से कमेंट करके बताना है सभी को क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मोटर में विकसित हार्मोनिक्स के कारण क्राउलिंग होती है, क्राउलिंग का मुख्य कारण है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, यदि रोटर से स्टेटर स्लॉट के कुछ अनुपात के साथ एक इंडक्शन मोटर सामान्य गति के 1/7 पर चलता है तो इस घटना को क्या कहा जाएगा? 1/7 पर चलता है, सामान्य गति के 7वें भाग पर चलता है, तो इस घटना को क्या कहा जाता है? हमिंग, हंटिंग, कोगिंग, या क्राउलिंग? चलो बताओ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, जल्दी करो। तो दोस्तों इसको कहा जाता है क्राउलिंग। क्या कहा जाता है? क्राउलिंग। अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से कौन सा जनरेटर सबसे कम वोल्टेज रेगुलेट करता है? कौन सा जनित्र है जो सबसे कम वोल्टेज रेगुलेट करता है? शंट, श्रेणी, कंपाउंड, या ओवर कंपाउंड? चलो बताओ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और सभी दोस्त एक बार लाइक शेयर जरूर करना है सभी को। फटाफट कमेंट करो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रेणी जनित्र। कौन सा जनित्र है? श्रेणी जनित्र। राइट आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, ट्रांसफार्मर जब वह प्राइमरी रूप में इंटरजॉइंट किया जाए तब कभी भी सेकेंडरी ओपन सर्किट नहीं होना चाहिए। कौन सा ट्रांसफार्मर है? पावर ट्रांसफार्मर, वोल्टेज ट्रांसफार्मर, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, या करंट ट्रांसफार्मर? चलो बताओ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। जल्दी जल्दी कमेंट करना है सभी को क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा करंट ट्रांसफार्मर। राइट आंसर क्या होगा? डी। अगला क्वेश्चन
अगला क्वेश्चन दे रखा है, अधिक क्षमता के डीसी मोटर की शून्य भार पर हानियां ज्ञात करने हेतु सबसे प्रभावी विधि कौन सी है? अधिक क्षमता के डीसी मोटर की शून्य भार पर हानियां ज्ञात अर्थात लॉसेज ज्ञात करने हेतु सबसे प्रभावी विधि कौन सी है? हॉपकिंसन परीक्षण, ब्लॉक्ड रोटर परीक्षण, स्विनबर्न परीक्षण या वार्ड लियोनार्ड परीक्षण। चलो बताओ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, जल्दी से कमेंट करके बताना है सभी को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्विनबर्न परीक्षण। राइट आंसर क्या होगा? सी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, ओपकिंसन परीक्षण होता है पूर्ण भार पर किया जाता है, शून्य भार पर किया जाता है, निम्न भार पर किया जाता है या इनमें से कोई नहीं? तो होपकिंसन परीक्षण कहाँ किया जाता है? चलो बताओ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, कब किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फुल लोड पर किया जाता है। किस लोड पर किया जाता है? फुल लोड पर। राइट आंसर होगा ये। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दे रखा है, पुनर्जनन परीक्षण है, इनमें से पुनर्जनन परीक्षण कौन सा है? स्विनबर्न परीक्षण, ब्रेक परीक्षण, होपकिंसन परीक्षण या उपरोक्त सभी? चलो बताओ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, जल्दी से कमेंट करना है सभी को। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा होपकिंसन परीक्षण। कौन सा परीक्षण होता है? होपकिंसन परीक्षण। राइट आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, मोटर में विद्युत धारा किस प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करती है? मोटर में विद्युत धारा किस प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करती है? केवल ऊष्मीय प्रभाव, केवल चुंबकीय प्रभाव, ये व भी दोनों, या ऊष्मीय व रासायनिक प्रभाव दोनों ही? चलो बताओ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। मोटर में विद्युत धारा किस प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करती है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। ये व बी दोनों ही, अर्थात केवल ऊष्मीय प्रभाव भी और चुंबकीय प्रभाव भी दोनों ही क्या करती है? उत्पन्न करती है विद्युत धारा मोटर में। राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्विनबर्न टेस्ट पर प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? सरणि मोटर, शंट मोटर, कंपाउंड मोटर या कोई नहीं? चलो बताओ क्या होगा, जल्दी से कमेंट करो, जल्दी बताओ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सरणि मोटर। स्विनबर्न टेस्ट पर प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, कौन सी मोटर है? सरणि मोटर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, ट्रांसफार्मर में लो कोर का कार्य है। ट्रांसफार्मर में लो कोर का कार्य क्या है? प्राइमरी व सेकेंडरी धाराओं के लिए निम्न प्रतिरोधी पथ उपलब्ध कराना, प्रेरित फ्लक्स के लिए निम्न रिलक्टेंस का पथ उपलब्ध कराना, ये व भी दोनों, या कुंडलियों से घर्षित फ्लक्स का घनत्व बढ़ाना? चलो बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी बताना है सभी को क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कुंडलियों से ग्रंथित फ्लक्स का घनत्व बढ़ाना ही लो कोर का मुख्य कार्य होता है। राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से किस भार का शक्ति गुणांक इकाई होगा? इनमें से किस भार का पावर फैक्टर इकाई होगा? ट्यूबलाइट, आर्क लैंप, प्रेरण मोटर या तंतु लैंप? चलो बताओ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, किसका होगा इकाई शक्ति गुणांक? जल्दी कमेंट करना है सभी को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तंतु लैंप। राइट आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, ट्रांसफार्मर में लीकेज फ्लक्स निर्भर करता है। ट्रांसफार्मर में लीकेज फ्लक्स किस पर निर्भर करता है? अप्लाई वोल्टेज पर, फ्रीक्वेंसी पर, लोड धारा पर या म्यूचुअल फ्लक्स पर? तो किस पर निर्भर करता है लीकेज फ्लक्स? जल्दी बताओ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोड धारा पर। राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, शीतलन की क्रिया में सबसे कम घर्षण हानि उत्पन्न करने वाला शीतलक कौन सा होता है? जल, हाइड्रोजन, तेल या नाइट्रोजन? जल्दी कमेंट करो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। राइट आंसर क्या होगा? बी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, कोगिंग का अर्थ क्या है? शून्य भार पर मोटर का न चलना, धीमी गति पर मोटर का न चलना, मोटर का अत्यधिक गति पर न चलना या मोटर में अत्यधिक शोर होना? तो कोगिंग का अर्थ क्या है? चलो बताओ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शून्य भार पर मोटर का न चलना। राइट आंसर होगा ये। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दे रखा है तुल्यकालिक मोटर के स्टेटर में प्रेरित विरोधी ईएमएफ बल निर्भर करता है केवल रोटर उत्तेजन पर, रोटर उत्तेजन एवं गति दोनों पर, केवल रोटर गति पर, या केवल भार कोण पर। तो किस पर निर्भर करता है बैक ईएमएफ? तुल्यकालिक मोटर के स्टेटर में प्रेरित बैक ईएमएफ किस पर निर्भर करता है? जल्दी बताओ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल रोटर उत्तेजन पर निर्भर करता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। थैंक यू।